नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका नाम है अनिल त्रिवेदी जी। और ये आपको बता दें कि ये एक हमारे जो बक्सर ज़िला का सिविल कोर्ट है उसमें ये जाने माने अधिवक्ता के रूप में इनको लोग जानते हैं। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और कई सामाजिक संगठनों से जुड़ करके समाज के उत्कृष्ट कार्य करते हैं, समाज में अपना योगदान देते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इसी के साथ आज हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। और सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। मैं बक्सर ऑनलाइन चैनल की तरफ से सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ। आज अष्टमी है, माता नवरात्रि की अष्टमी है, तो पूरे देशवासियों को, बिहारवासियों को, जिले वासियों को मैं बधाई देता हूँ दशहरे की, विजयादशमी की। आप सभी लोगों को, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और ढेर सारा प्यार। जी अच्छा, बातचीत के क्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, साथ ही कांग्रेस के भी नेता हैं और कई बार आप चुनाव भी लड़ चुके हैं और कांग्रेस के उच्च पदों पर भी आप रह चुके हैं। तो कब राजनीति में आप कब आए और एक साथ अधिवक्ता का काम भी आप कर लेते हैं, वकालत का काम कर लेते हैं, साथ ही ये राजनीति का भी काम देख लेते हैं, तो इतने सारे काम आप कैसे एक साथ कर लेते हैं? देखिए गुलशन जी, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। राजनीति की गोदी में ही जिसका जन्म हुआ, जो अपने व्यवहार के चलते, भले ही आज हम अलग महसूस कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन हमारी तो पैदाइश ही राजनीति के गोद में हुई है महाराज। हमारे बाबा यहाँ से पहले विधायक पंडित लक्ष्मीकांत तिवारी रह चुके हैं। हमारे आफ्टर देन माय फादर, मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय पंडित जगन्नारायण त्रिवेदी इस क्षेत्र का 6 बार 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और मैं वो बिहार सरकार के शाहबाद के पहले काबीना मंत्री थे, बक्सर के काबीना मंत्री थे। जो उस समय काबीना मंत्री का एक हैसियत होता था, जो मतलब कि सूबे बिहार में पूरे शाहबाद प्रमंडल में एक, मैं आपको बताऊं, वो हैसियत होता था कांग्रेस का मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं। तो हम राजनीति के दौर में आज क्या कर सकते हैं? हम ये कहेंगे कि मतलब कि आज की ओछी राजनीति हो गई है। देखिए मैं आपको सही बता रहा हूँ, और हम लोग आते हैं जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, मैं आपको बताऊं, ऐसी राजनीति से हम लोग अलग हैं। एडवोकेसी के नाम पर मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। एडवोकेसी है, ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ है, मेरा सब कुछ है, मैं यहाँ जाता भी हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मैं कहाँ जाता हूँ और क्या करता हूँ और किस परिवार से आता हूँ। अब मैंने तो आपको एक जवाब दिया कि जिसकी पैदाइश ही राजनीति के गोद में हुई है, तो उसकी बात क्या करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि आज के वर्तमान परिवेश को देख के, आज के मौजूदा हालात को देख के रुलाई आ रही है। जिस तरह के समाज के परिवेश में हम सभी जी रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं, एक छोड़ दीजिए, सब कुछ बात छोड़ दीजिए, एक कंज्यूमर होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते बहुत दर्द महसूस होता है। दर्द महसूस होता है इसलिए नहीं कि हम खुश हैं तो सारे लोग खुश हैं, मैं हरा चश्मा पहना हूं तो सारे लोग हरे चश्मे पहने हुए हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हरा चश्मा उतारना पड़ेगा और सच्चाई ज़मीन पर चलनी पड़ेगी। अब इस सरकार में तो मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, लगता है कि पैदल चलने का भी टैक्स देना पड़ेगा। यह सच्चाई है बिल्कुल। जो प्रक्रिया अभी चल रही है, जिस लिहाज से हम लोग चल रहे हैं, उसमें लगता है कि पैदल चलने का भी टैक्स देना पड़ेगा। क्या बताएं हम आपको। अच्छा, आप कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस
देश की बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तो अभी सत्ता में केंद्र में भाजपा की सरकार है और विपक्ष में कांग्रेस है। तो क्या यह नहीं माना जाए कि कांग्रेस जो है मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका जो है वो निभाने में नाकाम रह रही है? नहीं तो आज जिस प्रकार से सरकार जो भी चाह रही है, जिस योजना को, जिस बिल को चाहती है, उसको अपने मन से पास विपक्ष उसे रोक नहीं पाते हैं, विपक्ष उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। मैं आपकी बातों से 100% सही हूँ, सहमत हूँ आपसे। सहमत इस मामले को लेकर हूँ कि सरकार के पास आज पूर्ण बहुमत है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में सरकार को पूर्ण बहुमत है। अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी काम बन पड़ता है वो करती है। विपक्ष ठीक है, हम लोग कमज़ोर हैं, मानते हैं, हम लोग सिर्फ कमज़ोर भर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमको आंख दिखा दीजिएगा। अभी किसान का मैटर चल रहा है इस देश में। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि रोज़गारी, बेरोज़गारी, रोज़गार। देखिए, यही हमको याद आ रहा है 2014 का इलेक्शन था। मैं आपको एक बात बताऊं तो मोदी जी जैसे तो बड़े आदमी है भाई, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, हरा चश्मा लगा हुआ है। मैं उनके बारे में अगर कुछ बोलूँगा तो नक्कर खाने में तूती की आवाज़ समझी जाएगी। लेकिन उस समय उन्होंने कहा था कि आप हमें वोट दीजिए, मैं सबके पॉकेट में 14 लाख रुपया, इतना रुपया इस देश के स्विट्ज़रलैंड स्विस बैंक में जमा है। लेकिन कहाँ हुआ तक तो संभव हमको तो नहीं लगा। आपको मिला है क्या? 15 लाख नहीं, किसी को मिला है क्या? किसी को नहीं मिला है। और वही बात रोज़गार की, सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी, महंगाई। देखिए, डीजल की मैं अब बात बताऊंगा आपको। डीजल कितनी महंगी होती जा रही है, किसानों का कमर टूट गया है, किसानों की कमर टूट गई है। मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं खुद एक गृहस्थ हूँ। इन सबसे ऊपर मैं सबसे बड़ा एक अच्छा गृहस्थ हूँ, अच्छा काश्तकार हूँ। लेकिन ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम लोग जो कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी, क्या अभी जो वर्तमान जो पीढ़ी चल रही है उसके लिए हम लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जब शुरू 2014 में अपना रैली कर रहे थे तो उस समय महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे तो बोल ही रहे थे, साथ में बोल रहे थे कि भारत को कांग्रेस मुक्त बना दूंगा। और आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस राज्य के, देश के अधिकतम राज्यों में से उखड़ गई है। तो क्या ऐसा आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो है, जो अपना ज़मीन गंवा चुकी है, उसे फिर से वापस भविष्य में कभी पा सकेगी या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल वापस आएगी, कांग्रेस वापस आएगी। कांग्रेस है तो देश है। कांग्रेस की इस देश की सबसे पुरानी पार्टी अगर कोई है तो कांग्रेस है। और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी साहब। 1885 से आप जोड़ लीजिए कितना साल होता है। हमारी कांग्रेस को आना है। एक बात, लेकिन भाजपा वाले कहते हैं कि नेतृत्वकर्ता कांग्रेस में नहीं है, कोई बढ़िया नेतृत्वकर्ता। अभी तो नेतृत्व को दिखाया गया लखीमपुर में। लखीमपुर में जो किसानों पर हुआ तो नेतृत्व तो मोदी जी ने देखा कि क्या कहते हैं नेतृत्व। राहुल गांधी का और हमारे जितने भी माननीय नेतागण पहुँचे हुए थे, उनका नेतृत्व देखा उन्होंने। अभी तो देखा उन्होंने। इसमें कहने की और कहने की या सुनने की कोई बात नहीं है। नेतृत्व कमज़ोर कभी होता ही नहीं है। हम लोग कांग्रेस से बंधे हैं, हम कांग्रेस परिवार से बिलोंग करते हैं। एक परंपरागत ढांचे के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। कांग्रेस है तो मैं हूँ, कांग्रेस नहीं है तो मैं नहीं हूँ। और आज भले ही थोड़ा सा सबको हिचकन होता है, थोड़ी परेशानी सबको होती है, लेकिन 100% श्रेय आप दूसरे को दे दीजिएगा साहब, तो मैं तो ये एकदम नहीं मानूंगा। कौन सा ऐसे स्टेट है जहाँ कांग्रेस नहीं है? आप बताइए हमको। कांग्रेस का वजूद नहीं है। साउथ में आप देख लीजिए भाजपा कहाँ है। साउथ में देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए, मिडिल इंडिया में देख लीजिए। आप इस बार गुजरात नहीं बचा पा रहे हैं। जो 5 स्टेट का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें आप गुजरात नहीं बच रहे जा रहा है।
अगर कांग्रेस कमज़ोर होती तो अभी जल्दी गुजरात के सीएम बदले गए, 3 जगह के 3 प्रांत के भी सीएम बदले गए। तो यह कांग्रेस के इतने बुरे दिन होने के बाद भी ये स्थिति है। अगर हम मजबूत हुए तो क्या होगा? यही भारतीय जनता पार्टी से 2 सीटें थी, 2 सीट से 80 सीट लाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ हैं? आप हमको बताइए, कहाँ हैं? आप बताइए हमको, लाल कृष्ण आडवाणी साहब कहाँ हैं? मुरली मनोहर जोशी साहब कहाँ हैं? और तो लोग चले गए। जब तक अटल जी थे तब तक तो सरकार लगता था। देखिए, हम लोग अटल जी के इंसानियत के रूप में उनकी बड़ाई करते हैं एज ए पार्टी। वो भी इंदिरा जी को चंडी का अवतार और दुर्गा का अवतार कहा करते थे उस समय। राजीव गांधी भी राजीव जी थे, तो उस समय भी अटल जी, मतलब कि हम लोगों से विपक्ष की तरह आज की स्थिति बिल्कुल उनके उलट है। भाई मेरे, एक बात मैं बताऊं आपको, आपकी स्थिति उलट है कि आप अगर मोदी के हित की बात करते हो तब तो आप राष्ट्रभक्त हुए, तब आप देशभक्त हुए, आपकी देशभक्ति के जज्बा आपके अंदर है। मोदी की बात करते हैं तो नहीं करते हैं, मोदी की बड़ाई नहीं करते हैं, मोदी की बड़ाई नहीं सुनते हैं। तो हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास रॉ है, क्या ये माना हमारे जाए पास इनकम टैक्स है। क्या ये माना जाए कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें विदाउट फेल इस सत्ता का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है भाई मेरे? कि अगर देखिए, यह लोकतांत्रिक नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, यह लोकतांत्रिक देश है, यहाँ फासिस्टवाद नहीं चलेगा। आप जिस वक्त जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, मैंने बोला बहुत बड़े आदमी हैं, मेरी क्या औकात है, लेकिन आप या सरकार जिस तरह की हरकत कर रही है वो नाजीवाद को बुलावा देने की बात कही जा रही है, फासिस्टवाद को बुलावा देने की बात कही जा रही है, हिटलर शाही को बुलावा देने की बात की जा रही है, मुसोलिनी की बुलावा देने की बात की जा रही है, तानाशाही की बुलावा देने की बात की जा रही है। आज के वर्तमान माहौल में हम अब मोदी जी के साथ अगर खड़े हैं तो हम सबसे अच्छे राष्ट्रभक्त हो गए। अगर उनके खिलाफ, मतलब कि अंधभक्ति उसको कहते हैं, अंधभक्ति, मेरी भी भक्ति है लेकिन कांग्रेस के साथ है, लेकिन अंधभक्ति नहीं है, अंधभक्ति नहीं, ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, देखिए अंदर में विद्रोह है, अंदर में विक्षुब्धता है, लेकिन कोई सामने आके पटल पर बोल ही नहीं रहा है। घुटन महसूस कर रहे हैं लोग। अभी अजय मिश्रा हैं उत्तर प्रदेश के, वहीं के जहाँ अभी कांड हुआ था, देखिए किसानों को किस तरह रौंदा गया। तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या है भाई मेरे? जिसको चाहूँगी आपके मन मुताबिक काम नहीं होगा तो आप उसको रोक दीजिएगा, उसको मार्केट से आप आउट कर दीजिएगा, उस पर सीबीआई का छापा डलवा दीजिएगा, इनकम टैक्स का छापा डलवा दीजिएगा, ईडी का छापा डलवा दीजिएगा। अच्छा, आज के वर्तमान स्थिति से, जिस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, उसमें एक निजीकरण का दौर चल रहा है। जी। ऑयल नेचुरल एंड गैस कमीशन ऑफ इंडिया ONGC को भी निजीकरण के दौर से गुजरना पड़ रहा है, BSNL को गुजरना पड़ रहा है, रेलवे को गुजरना पड़ रहा है, बिजली को गुजरना पड़ रहा है। तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो निजीकरण से अछूती रहे। अभी आपने देखा कि न जाने कितने हज़ार करोड़ में टाटा ने इंडियन एयरलाइंस को खरीदा, एयर इंडिया को खरीदा, परचेज किया। तो ये बम्बई का एयरपोर्ट जहाँ से वो अभी नशा पकड़ाया, अडानी पोर्ट जिसको कहते हैं, वहाँ से मतलब कि, लेकिन देखिए हर जगह का, जो हम प्लेटफार्म पर जाते थे तो 2 रुपया पहले हम लोगों के रिजीम में 2 रुपया प्लेटफार्म टिकट मिलता था, उसके बाद 5 रुपया हो गया, उसके बाद सीधे आके प्राइवेट निजीकरण में 50 रुपया का हो गया। साहब हम लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए मुझे? हम लोग आम आदमी हैं, एक उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? सब कुछ रहने के बावजूद एक बात तो आप खाएंगे ना, आप तो मानिएगा ना कि हम लोग खाना वही खाते हैं जो मोदी जी खाते हैं, चावल दाल सब्जी, उनके लिए मतलब कोई अलग से आता है। क्या लगता है महंगाई की मार 2014 के बाद से झेल रही जनता भारत की, इस बार कांग्रेस पर अपना विश्वास जता पाएगी? विश्वास महंगाई तो है,
सबसे बड़ी बात है रोज़गार। आजकल बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई की मार तो झेल ही रहे हैं हम सभी, उसमें कहीं कोताही नहीं है। बेरोज़गारी इतनी बढ़ी है कि जैसे अब कहाँ हर साल कमिटमेंट होता है भाई कि हम 2 करोड़ 1 करोड़ इन लोगों को नौकरी देंगे, या फिर मनरेगा के माध्यम से जितने लोगों को रोज़गार मिल रहा था वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। एक तो कोरोना आ गया, फिर कोरोना के बाद फिर दूसरा कोरोना, महंगाई हो गया। तो कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी। एक बात याद रखिए, कांग्रेस थी, कांग्रेस है और कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस को इस देश से हटा देना, जो लोग इस बात को सोच रहे हैं या फिर समझ रहे हैं, वो या तो आउट ऑफ कंट्रोल हैं दिमाग से कि कांग्रेस मुक्त कर देंगे, यह कभी नहीं होने वाला है, कतई नहीं होगा और कभी नहीं होगा, यह हमारी सोच है। जी, आप अपना समय दिए कीमती, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेरोज़गार युवा हमारे ठीक बगल में ही बैठा है, देखिए रोज़गार की तलाश में हमारे यहाँ आया है कि हमको कुछ मिले। मैं क्या करूँ आप बताइए, जो भी होगा मैं करूँगा इसके लिए, जहाँ तक देखता हूँ मैं होगा तो करूँगा। ये थे हमारे साथ अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल त्रिवेदी जी, जिनका साफ तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना था और इनका कहना है कि केंद्र सरकार लगातार बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है, महंगाई बढ़ा रही है। जो सरकार सत्ता में महंगाई हटाने के नाम पर आई थी, बेरोजगारी हटाने के नाम पर आई थी, वही सरकार आज बेरोजगारी पर लगाम नहीं लगा पा रही है, साथ ही महंगाई बेतहाशा बढ़ रहे हैं। तो इनको लगता है कि जो बेरोजगारी की मार झेल रही है जनता, वो इस बार कांग्रेस पर अपना विश्वास जो है वो जताएगी और कांग्रेस फिर से सत्ता में लौट कर आएगी। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।